गुचुएन को यहाँ पे पक्का समझ आ जाता है कि ये वही लड़की है जिसकी जान इसने 10 साल पहले बचाई थी, पर वो कुछ भी नहीं बताता है उसे और कहता है कि चलो सारा काम खत्म हो गया तो हम सबके साथ बैठ के बातें करते हैं। बाद में चैंग रेन और जाओ यन चले जाते हैं और गुचुएन भी घर जाने को बोलता है। तभी जब वो आगे बढ़ता है, जियाओनिंग उसे रुकने को बोलती है और कहते हैं कि प्लीज़ आप पीछे मत पलटना। वो उसे पीछे से टाइट हग करके बोलती है, थैंक यू सो मच। 10 सालों में मैंने पहली बार अपना बर्थडे इतनी खुशी से मनाया है और आप मेरे साथ थे उस वक्त। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए। आप मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हो। क्या मैं प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आपको गले लगा सकती हूँ? आज मेरा सबसे दुखी दिन है, पर आज सबसे हैप्पीएस्ट दिन भी है कि आप सब लोग मेरे साथ थे। आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी गुचुएन उसका हाथ हटाता है और उसे खुद सामने से हग करने लगता है। वो कहता है कि थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मैंने फैमिली का वार्मथ फील किया है। मैंने बहुत टाइम से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया और मुझे पता ही नहीं लगा कि फैमिली के साथ रहना क्या होता है, पर आज जब मैं तुम्हारी फैमिली के साथ रहा मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ है। मुझे बहुत ही ज़्यादा वार्म फील हुआ है। सो थैंक यू। अब जैसे जियाओनिंग के करीब होने से उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, वो तभी बिजली छोड़ने लगता है। वो उसे अपने से दूर कर लेता है और तभी जियाओनिंग कहती है कि बॉस मैं ना प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पक्का हैप्पी रहूँगी। और तभी गुचुएन भी उसका सर सहलाने लगता है। वो घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद जब वो खुद को चार्ज कर लेता है, उसे अपने डॉक्टर का कॉल आता है। उसका डॉक्टर बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि मैंने कुछ कर दिखाया है। गुचुएन तभी पूछता है कि क्या? तो उसका डॉक्टर बताता है कि जो तेरे हाथ के साथ प्रॉब्लम थी ना, जो उसके आउटब्रेक्स थे, जो उसके एरर्स थे, जैसे कि बहुत ज़्यादा वॉइस आना हार्ट वर्क करते वक्त, या जब तेरी हार्ट बीट बढ़ जाती थी उस टाइम पे तू बिजली छोड़ता था, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने सॉल्व कर दी हैं। गुचुएन भी ये सुन के बहुत खुश होता है कि अब वो फाइनली एक नॉर्मल लोगों की तरह जी सकता है। तभी वो पूछता है कि कितना टाइम लगेगा ये सारी चीज़ें मेरे हार्ट में इंस्टॉल होने में। तो उसका डॉक्टर बताता है कि मैक्सिमम 3 महीने लगेंगे और उसके बाद तुम बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। गुचुएन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। तभी वो चैंग रेन को भी बुलाता है, पर चैंग रेन इधर बिजी होता है जाओ यन के साथ। दरअसल चैंग रेन जिसका बेटा है यानी कि मिस्टर जू, वो जाओ यन की कंपनी के डायरेक्टर हैं और जाओ यन को तो अभी तक का पता ही नहीं था कि वो मिस्टर जू यानी कि उनके कंपनी के डायरेक्टर का और ओनर का बेटा है। यहाँ पे चैंग रेन फिर से शुरू हो जाता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक चांस दे दे। मैं बताना ही भूल गया कि मेरे पापा तेरे कंपनी के डायरेक्टर हैं। दरअसल ये फेयर नहीं है, तूने मुझसे पूछा ही नहीं, तूने मुझे पूरा इंट्रोडक्शन देने ही नहीं दिया, तो मैं कैसे बताता। और रही बात डेट करने की कि एक चांस देने में तुझे क्या ही जाएगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक चांस दे दे। तभी जाओ यन कहती है ज़्यादा बैक करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, चैंग रेन को तो अपने कानों पे विश्वास ही नहीं होता। उसकी आंखें हल्की सी नम होती है और बोलता है कि क्या तूने हाँ बोला? जाओ यन तभी कहती है हाँ मैंने हाँ बोला है। और वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो जाओ यन को टाइटली हक कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी वो एक्साइटमेंट में बोलता है तू क्यों ना आज मेरे ही साथ रात में रुक जा। और जाओ यन कहती है हाँ ठीक है, अब ज़्यादा चौड़ में मत आ और बाहर निकल जा, अपने अपार्टमेंट में जा, मुझे भी घर जाना है। और वो उसे बड़े प्यार से बाय कहता है। बाद में वो गुचुएन के पास जाता है और गुचुएन उसे सारी बातें बताता है कि कैसे वो जियाओनिंग को जानता है। चैंग रेन बोलता है कि क्या तू श्योर है कि ये वही लड़की है 10 साल पहले एक्सीडेंट वाली? गुचुएन कहता है हाँ मैं श्योर हूँ, क्योंकि आज ही के दिन वो एक्सीडेंट हुआ था और आज ही के दिन उसकी फैमिली का भी एक्सीडेंट हुआ है और जो भी चीज़ें उसने बताई वो बिल्कुल हमसे मैच करती है। चैंग रेन तो बहुत ही सरप्राइज होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम 10 साल पहले मिले एक एक्सीडेंट की वजह से और तुम अब 10 साल बाद मिले हो इस तरह से। तुम्हारी लव स्टोरी तो बहुत मैजिकल होने वाली है। अब तू उसे बता क्यों नहीं देता कि तू उसे पसंद करता है? तू उसे पसंद करता है ना? गुचुएन तभी स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ वो तो है, पर मैं उसे 3 महीने बाद बताऊंगा, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने बोला है कि मेरे हार्ट के साथ जो भी सारी प्रॉब्लम्स थी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और वॉइस करना, वो सारी चीज़ें 3 महीने के बाद ठीक हो जाएंगी। तो तब मैं नॉर्मल इंसान हो जाऊँगा और वैसे ही मैं जियाओनिंग को बताऊंगा आखिर कौन ऐसा बॉयफ्रेंड चाहती है जो एक मैकेनिकल हार्ट पे जीता हो। चैंग रेन भी ये सुन के बहुत खुश होता है कि वो उसे गले लगा लेता और बोलता है थैंक गॉड, अब मुझे बार बार तेरे पे चेक नहीं करना होगा कि तू ठीक है या नहीं, बार बार मुझे तेरी हार्ट रेट नहीं देखनी होगी, बार बार मुझे तेरे साथ ड्रिंक करने नहीं आना होगा और बार बार मुझे तेरा ख्याल रखना नहीं होगा। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तेरे लिए।
तभी चैंगरेन बोलने लगता है कि अरे 10 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तू भी था, वो तो उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था ना जिसका नाम ग्वांगदा है। अच्छा, तो इसका मतलब ग्वांगदा जियाओनिंग का पापा है। गुचुएन कहता है हाँ वो वही है। तभी चैंगरेन बताने लगता है कि दरअसल जिस कंपनी में ग्वांगदा काम करता था यानी जियाओनिंग का पापा काम करता था, उसी कंपनी में चैंगरेन के पापा भी काम करते थे। पर वो कंपनी पे बहुत बड़ा करप्शन का केस हुआ और फिर वो कंपनी बिखर चुकी थी, इसलिए चैंगरेन के पापा ने अपना बिजनेस खोल दिया और ग्वांगदा के पापा का एक्सीडेंट हो गया था। चैंगरेन ये भी बोलता है कि मैं और ज़्यादा पता लगाने की कोशिश करूँगा जियाओनिंग की फैमिली और उसके पापा के बारे में। वो ये भी बताता है कि मेरे पापा ने एक लड़का अडॉप्ट भी किया था अपने ही कोवर्कर का, जो कि टैंगजू है। गुजुएन भी यहाँ से समझ आता है ओ तो तभी जो टैंगजू और जियाओनिंग है वो दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं इसी वजह से। चैंगरेन बोलता है जो भी है चल दोनों भाई चल के ड्रिंक करते हैं, आज खुशी का मौका है, तू अब जल्द ही ठीक जो होने वाला है। दूसरे दिन जब जियाओनिंग उसे लेने आई होती है उसका मूड नेक्स्ट लेवल हैप्पी होता है। वो कहता है आज मैं खुद ड्राइव करूंगा, और यहाँ तक कि वो स्माइल करते हुए जियाओनिंग के साथ ऑफिस में घुसता है। सू मैनली दूसरी तरफ सारे एम्प्लॉयज़ के डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रख रही होती है अपने एचआर को बोल के। तभी वो डॉक्यूमेंट देखती है जियाओनिंग के और वहाँ पे उसे नाम दिखाई देता है ग्वांगडा। ग्वांगडा देखते ही उसको कुछ याद आता है और वो इंटरनेट पे सर्च करती है तो ग्वांगडा करप्शन केस का आर्टिकल सामने आता है। सू मैनली यहाँ पे से समझ जाती है कि क्या ग्वांगडा ही पापा हैं जियाओनिंग के, क्योंकि ग्वांगडा एक बहुत बड़े क्रिमिनल हुआ करते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसों का घपला किया था और वो भाग गए थे। उन्होंने जितने सारे पैसों का घपला किया था उसकी वजह से पूरा का पूरा उनका डिपार्टमेंट और यहाँ तक कि उनकी पूरी की पूरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और करप्शन के नाम पे बदनाम हो गई थी कि उनको उस कंपनी को ही बंद करना पड़ा था। तो जियाओनिंग के पापा ग्वांगडा की वजह से ही एक पूरी कंपनी बंद हुई थी और साथ ही इंडस्ट्री का भी काफ़ी नाम खराब हुआ था। वो अपनी एचआर से बोलती है कि क्या तू पहले बैकग्राउंड चेक नहीं कर सकती थी जॉब देने से पहले। उसकी एचआर कहती है पर आपने ही तो जियाओनिंग को रिकमेंड किया था, तो मुझे लगा कि बैकग्राउंड चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो मैनली कहती है ठीक है फिर मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब एचआर जाकर दूसरे एम्प्लॉय से चुगली कर रही होती है कि कैसे जियाओनिंग तो उस आदमी की बेटी है जिसने इतना बड़ा गबन किया था और वो भाग गया था पूरी कंपनी को डुबाकर। ये बात सुन लेती है जियाओनिंग और बोलती है कि मेरे पापा क्रिमिनल नहीं है, तुम्हें अभी के अभी माफ़ी मांगनी होगी। पर वो एचआर बिल्कुल नहीं मानती। वो अकड़ के बोलती है कि तुम्हारे पापा ने गलत किया है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, पूरे न्यूज़ में ये आर्टिकल है, तो भला मैं ऐसे क्रिमिनल के लिए माफ़ी क्यों मांगूं। वो जा रही होती है पर जियाओनिंग उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है। सारे लोगों ने जियाओनिंग का हमेशा हैप्पी साइड देखा होता है पर ये साइड बहुत नया होता है। वो बिल्कुल गुस्से से तप रही होती है, उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा होता है। वो फिर से कहती है कि माफ़ी मांग, पर एचआर माफ़ी मांगने को तैयार ही नहीं होती। उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है कि इतने में गुचुएन वहाँ पर आता है। वो सबको अंदर बुलाता है और एचआर को डांटने लगता है कि वो कैसे एक एम्प्लॉय की इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करके गॉसिप कर सकती है, और वो उसी समय जियाओनिंग से माफ़ी मांगने को बोलता है। अब एचआर को अपनी जॉब तो बचानी ही है, वो जियाओनिंग से माफ़ी मांगती है और गले लगकर बोलती है कि आई होप हम दोनों के बीच में सारी चीज़ें ठीक हो जाए। और सू मैनली बाहर से देख रही होती है कि ये प्लान भी उसका सफल नहीं होगा जियाओनिंग को इस कंपनी से भगाने के लिए। जियाओनिंग घर पहुंचती है और फिर उसको मैसेज आता है गुचुएन का कि कल वीकेंड है, हम कहीं घूमने चलेंगे। दूसरी तरफ चैंगरेन भी जाओयन को पूछता है डेट के लिए और चैंगरेन और जाओयन की डेट हो जाती है सेट। चैंगरेन तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। दूसरे दिन गुचुएन जाता है जियाओनिंग के पास एक क्लॉ मशीन के क्लब में और वो बोलती है बॉस आपको पता है ना मैं कितनी बैड लक वाली हूँ और आप फिर भी मुझे यहाँ पे ले आए। मैंने आपको बताया तो था कि बार बार मैं क्लॉ मशीन के गेम पे हार जाती हूँ, मुझे आज तक अपना फेवरेट टॉय कभी भी नहीं मिला। गुचुएन बोलता है आज यहाँ पे बहुत सारी क्लॉ मशीन है, अगर एक पे नहीं हो पाया तो दूसरे पे ट्राई कर लेना, आज तुम्हारे पास बहुत सारे चांसेस हैं, चलो तुम्हारा ना लक ट्राई करते हैं। और फिर वो एक एक करके सारे के सारे क्लॉ मशीन्स में ट्राई करती है पर कुछ भी नहीं होता। उसका बैड लक कुछ ज़्यादा ही तगड़ा है और वो एक भी टॉय नहीं जीत पाती। तभी गुचुएन कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं, और जब गुचुएन खेलने लग जाता है तो जियाओनिंग उसे बस निहार रही होती है पर गुचुएन के हाथ भी कुछ नहीं लग रहा होता। वो बहुत झंडा हो जाता है कि मैं कितना बॉस बन रहा था इसके सामने और मेरे हाथ में खुद कुछ नहीं लगा।
इतने में वहाँ पे एक जवान और हैंडसम लड़का आता है। जियाओनिंग उसे जानती है। वो बोलती है कि बॉस, ये मेरा फ्रेंड है जो उस दिन मॉल में मिला था ना, ये वही है, इसका नाम चैन चैन है। तभी वो कहता है, ला मैं तेरी हेल्प करता हूँ और तू अच्छे से देख कि कैसे करते हैं। वो तभी उसकी हेल्प करने लग जाता है और गू चुएन बहुत ही ज़्यादा जल रहा होता है, क्योंकि अब जिस क्लॉ मशीन में वो टॉय निकालने की कोशिश कर रहा है, दरअसल गू चुएन का प्लान है, उसने उस क्लॉ मशीन के टॉय के अंदर एक प्यारा सा मैसेज छुपा रखा है जियाओनिंग के लिए। पर अब वो जियाओनिंग को नहीं मिलेगा, बल्कि इस लड़के को चैन चैन को मिल जाएगा। गुस्से के मारे उसकी हार्ट बीट बढ़ रही होती है और जैसे ही वो क्लॉ मशीन पे हाथ रखता है, उसके बॉडी से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है और सारी की सारी क्लॉ मशीन्स बंद हो जाती है, ब्लैकआउट हो जाता है और वो बेचारा चैन वेन कुछ जीत ही नहीं पाता है। पर गू चुएन की भी डेट खराब हो जाती है। इधर चैंगरेन लेकर जाता है ज़ाओयन को एक आर्ट गैलरी में, क्योंकि चैंगरेन ने देखा है कि ज़ाओयन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डालती है आर्ट गैलरी से रिलेटेड अपनी सोशल मीडिया में। वहाँ पे वो घूम के कहने लगता है कि अब मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा ना, मुझे एक अच्छा बॉयफ्रेंड जो बनना है। वो बोलती है, गर्लफ्रेंड नहीं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। चैंगरेन फिर से कहता है, नहीं, नॉट दिस अगेन, अभी कल ही तो तुमने कहा था तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, हाँ बोला था तुमने मुझे। और तभी वो कहने लगती है, मैंने गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ नहीं बोला था, मैंने चांस देने के लिए हाँ बोला था, तुम्हें खुद को प्रूव करना है मेरे सामने, उसके लिए हाँ बोला था। मैं बाद में सोचूंगी कि मुझे गर्लफ्रेंड बनना है या नहीं बनना है। और बस चैंगरेन बेचारा सोचता है कि भगवान अब मैं क्या करूँगा। पर ज़ाओयन बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा प्यार ज़रूर दिखा रही होती है। वो उसके साथ सेल्फी भी क्लिक करती है और इससे चैंगरेन काफ़ी खुश हो जाता है। बाद में वो लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं और फिर वो ज़ाओयन को बेबी, डार्लिंग ये सब कह रहा होता है। पर ज़ाओयन कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, तो ये बेबी और डार्लिंग मत कहो मुझे। और एक तरह से इसकी भी डेट हो जाती है खराब। दोनों के दोनों बेचारे खराब डेट के साथ बैठे होते हैं मुंह लटकाए हुए और सोच रहे होते कि वो कितना एक्साइटेड थे, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा उन लोगों ने सोचा था। और फिर बाद में एक दूसरे को देखकर बोलते हैं, चल ड्रिंक करने चलें क्या। दूसरे दिन गू चुएन का लॉयर उसे फोटो भेजता है उसी आदमी की, चैन आओ की, और उसे बताता है कि अभी वो उस वक्त कहाँ है। उसे बेसिकली एड्रेस देता है कि अभी वो कहाँ पे मौजूद है। गू चुएन वहाँ पे पहुँचता है और बोलने लग जाता है कि क्या तू मुझे नहीं जानता, तुझे याद है कि 10 साल पहले मैंने तुझसे कोई काम करवाया था। चैन आओ झट से समझ लेता है कि ये उसकी नहीं बल्कि उसके जुड़वे भाई की बात कर रहे हैं जो मर चुका है। वो क्लैरिफाई करता है कि जिससे तुमने बात की होगी वो ना मेरा जुड़वा भाई था और वो मर चुका है। तभी गू चुएन कहता है, अरे अच्छा तो ठीक है, फिर मैं चले जाता हूँ। वो कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम्हारा काम मैं भी कर सकता हूँ, अगर तुम मुझे इनफ पैसे दोगे तो मैं तुम्हारा काम ज़रूर करूँगा। वो उसे बात ही कर रहा होता है कि हम देखते हैं दूर से कोई आदमी उनकी फोटो खींच रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जू यानी चैंगरेन के पापा का मैनेजर होता है। वो चैंगरेन के पापा को जाके रिपोर्ट करता है कि जो चैन आओ है वो हमसे बहुत सारे पैसे ऐंठ के एक और आदमी से मिल रहा है और वो है गू चुएन। दरअसल कहानी ये है कि चैन आओ बहुत सारे पैसे लेने आता है बार बार डायरेक्टर जू के पास। पर क्यों आता है, इस चीज़ के बारे में बाद में पता चलेगा। गू चुएन भी इधर चैंगरेन को बता रहा होता है कि कैसे वो जाके चैन आओ से मिला और उससे बात करनी शुरू की। चैंगरेन बोलता है कि तुझे अकेले नहीं जाना चाहिए था, मुझे लेकर जाता, क्या पता खतरा हो इस चीज़ में, वैसे भी वो अच्छा इंसान नहीं है। चैंगरेन सजेस्ट करता है कि अगली बार अब जब हम मिलेंगे तो मैं भी तेरे साथ चलूँगा और मैं उसे डायरेक्टली पूछूंगा कि वो मेरे पीछे क्यों पड़ा था और उसने मुझे रॉब करने की कोशिश क्यों की। वो बोलता है ठीक है और गू चुएन कॉल करने लगता है चैन आओ को। पर चैन आओ उसकी कॉल अवॉइड कर रहा होता है और जाके मिलता है मैनेजर को, जो कि मिस्टर जू का मैनेजर है। तभी वो मैनेजर कहता है कि मैंने ट्रंक में तेरे लिए खूब सारे पैसे रखे हैं तो उसमें से निकाल ले। जैसे ही वो ट्रंक खोल के पैसे निकाल ही रहा होता है, वहाँ पे कोई पैसे नहीं होते हैं, जबकि 2 बॉडीगार्ड उसके ज़बरदस्ती उसको ट्रंक में बंद कर देते हैं और बाद में मैनेजर उसे ले जाकर एक नदी में फेंक देता है। वो फ़ोन देखता है उसका और चैन आओ के फ़ोन पे गू चुएन की काफ़ी सारी मिस्ड कॉल्स होती हैं और वो उसके फ़ोन को भी फेंक देता है। पर इसके मैनेजर ने ऐसा क्यों किया? ऑफकोर्स इसलिए किया होगा क्योंकि डायरेक्टर जू ने उसे ऑर्डर दिया है। पर डायरेक्टर जू आखिर क्यों मरवाना चाहते हैं चैन आओ को? आखिर उनका क्या कनेक्शन है? ये सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में फॉर श्योर पता चलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट आप बिल्कुल भी मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।